वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो 2024 में पेपर आया था सेट ए, उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? राष्ट्रीय आय, वस्तु कीमत का निर्धारण, भारत में कृषि की समस्या, समग्र मांग। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है, तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सीमांत उपयोगिता हो सकती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपरोक्त सभी। तो जो सीमांत उपयोगिता है वो तीनों हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी, शून्य भी। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, सही समीकरण चुनिए। ए आर इक्वल है एम आर डिवाइड क्यू, जो कि गलत है। सेकंड, टी आर इक्वल है ए आर डिवाइड क्यू, ये भी गलत है। थर्ड है एम आर इक्वल है डेल्टा टी आर डिवाइड क्यू, ये सही है। फोर्थ, ए आर इक्वल है टी आर मल्टीप्लाई क्यू, ये भी रॉन्ग है। तो जो सही आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सम विच्छेद बिंदु पर फर्म की लाभ हानि स्थिति होती है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, कोई नहीं। तो सम विच्छेद बिंदु पर एक फर्म को न तो लाभ होता है ना ही हानि। तो जो आंसर होगा वो ए होगा, शून्य। क्वेश्चन नंबर 5, संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग व पूर्ति की शक्तियाँ होती है, आगे पीछे हो जाती है, बराबर नहीं होती, बराबर होती है, कार्य नहीं करती। तो संतुलन बिंदु पर मांग और पूर्ति द्वारा जो बिंदु डिसाइड होता है उस पर मांग और पूर्ति है वो बराबर होती है। संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग व पूर्ति बराबर होती है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर डैश नियंत्रण होता है, सरकार का, बाजार शक्तियों का। तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में बाजार शक्तियों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि पूर्ति की लोच एक से अधिक है तो पूर्ति होती है। तो अगर जो पूर्ति की लोच है वो इकाई से अधिक है तो उसे हम लोचदार कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जब एम आर धनात्मक है तो टी आर होता है। जब एम आर धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो उस टाइम पे जो टी आर है वो बढ़ती दर से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, बजट रेखा के बाहर कोई भी बिंदु अप्राप्त संयोगों को प्रकट करता है, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन को शो करता है, जो बिल्कुल सही है। संतुलन की स्थिति में तटस्थ वक्र और कीमत रेखा एक दूसरे को स्पर्श करती है, ये भी सही है। ए और बी दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसलिए जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, असरेशन और रीजनिंग का पूर्ति और पूर्ति की मात्रा समरूप धारणाएं है, जो कि रोंग है। पूर्ति और पूर्ति की जो मात्रा है वो अलग अलग धारणाएं हैं। और बाजार पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय समस्त उद्योग की पूर्ति अनुसूची से है, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ए सही है और आर गलत है, तो जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सीमांत आगम से क्या अभिप्राय है? सीमांत आगम ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो जो मार्जिनल रेवेन्यू होती है वो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने, एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री करने से कुल आगम में जो चेंज होता है उसे हम सीमांत आगम कहते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है मार्जिनल रेवेन्यू का वो होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट के बिक्री से कुल उत्पादन, कुल आय में जो चेंज होता है उसे हम सीमांत आगम कहते हैं। एम आर का जो दूसरा फॉर्मूला होता है, एम आर इक्वल होता है टी आर एन माइनस 1, यानी कि जब भी हमें एन इकाई की एम आर निकालना है तो वो होगा टी आर एन माइनस 1। एक्स्ट्रा यूनिट की बिक्री से जो भी कुल आगम में चेंज होता है उसे हम सीमांत आगम कहते हैं। अथवा में क्वेश्चन है, कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में कोई 3 अंतर बताइए। तो जो कारक का प्रतिफल है वो अल्पकाल में प्राप्त होता है, जबकि जो पैमाने का प्रतिफल है वो दीर्घकाल में होता है। कारक के प्रतिफल में सभी साधन हैं वो परिवर्तनशील नहीं होते, यानी कि कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, जबकि पैमाने के प्रतिफल में क्योंकि दीर्घकाल में होता है सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। कारक के प्रतिफल में हमें घटते बढ़ते अनुपात का नियम लागू होता है और कृषि पर लागू होता है, जबकि पैमाने के प्रतिफल में घटते बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12, मांग के स्थिर रहने पर पूर्ति में होने वाले प्रयत्न का संतुलन कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। यानी कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है किसी भी वस्तु का, तो पूर्ति में अगर चेंज होता है तो उससे संतुलन कीमत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लो ये हमारा डिमांड कर्व है जो कि स्थिर है और ये हमारा सप्लाई कर्व है। संतुलन बिंदु पी पर है और की पर क्वांटिटी है। अब प्राइस में चेंज
तब होगा जब सप्लाई में चेंज होगा, क्योंकि डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो सप्लाई के इंक्रीज होने से जो संतुलन बिंदु है वो Q1 पे डिसाइड होगा, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो P कम होकर P1 डिसाइड हो जाता है। यानी कि जब आपूर्ति की मात्रा बढ़ती है तो जो प्राइस है वो कम हो जाता है। सेम ऐसे ही अगर हम सप्लाई को कम करते हैं तो जो प्राइस है वो बढ़कर, क्योंकि नया संतुलन बिंदु E2 पर होगा, जिसकी वजह से जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी और जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से जब मांग स्थिर रहती है तो पूर्ति के बढ़ने से कीमत कम होती है, सप्लाई के चेंज होने से जो कीमत है वो कम हो जाती है, और सप्लाई के घटने से जो कीमत है वो बढ़ जाती है अगर मांग में कोई चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक समस्या क्या है, इसके उत्पन्न होने के कारण क्या है। आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है, और चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है और उनको पूरा करने वाले जो साधन है वो सीमित है। आवश्यकताएं हमारी असीमित है, जबकि इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो साधन है वो सीमित है, और साधनों का सीमित होने से अभिप्राय है कि उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है और उनकी सप्लाई है वो कम है। इसे हम दुर्लभता की समस्या भी कहते हैं, और ये समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि साधन सीमित है और उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। तो आर्थिक समस्या यानी कि दुर्लभता की समस्या है, और इसके उत्पन्न होने के 3 कारण हैं। पहला, आवश्यकताएं असीमित है, दूसरा जो साधन है वो सीमित है, और तीसरा साधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। किसी भी साधन के बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं, जैसे टाइम को आप पढ़ने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, टीवी देखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। दूध का प्रयोग आप चाय बनाने के लिए भी कर सकते हो, दूध को सिंपल पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या दूध से मिठाई भी बना सकती है। तो हमें चुनाव करना पड़ता है किस साधन का प्रयोग किस तरह करना है, इसी वजह से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 13 के जो अथवा में पूछ रखा है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बताइए। विषय सामग्री का मतलब है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन किन तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तु की कीमत के निर्धारण के बारे में बात किया जाता है, जिसकी वजह से व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो दूसरा नाम है वो कीमत सिद्धांत है। दूसरा, हम साधन की जो भी आय होती है, यानी कि साधन आय का निर्धारण होता है, वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। उपभोक्ता के संतुलन की हम बात करते हैं, उसको भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही अध्ययन करते हैं। एक उत्पादन यानी कि एक फर्म का उत्पादन या फर्म को संतुलन कैसे प्राप्त होता है, उसको भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। तो उत्पादन के सिद्धांत का जो अध्ययन है वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। मांग का नियम है, वो भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। तो ये हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कहलाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें तालिका पूरी करनी है, जिसमें उत्पादन की इकाइयाँ दे रखी हैं, कुल लागत है, औसत स्थिर लागत है, औसत परिवर्तनशील हमें लागत निकालनी है। तो औसत स्थिर लागत निकालने के लिए और औसत परिवर्तनशील लागत निकालने के लिए हमें टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल पता होना चाहिए। टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद ही हम औसत स्थिर लागत यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो जो टोटल फिक्स होती है, टोटल फिक्स ये होती है कि उत्पादन शून्य होने पर जो लागत है वो कितनी है। तो उत्पादन जब शून्य है उसमें जो कुल लागत है वो 75 है, तो इसका मतलब जो टोटल फिक्स कॉस्ट होगी वो 75 होगी। उत्पादन के बढ़ने या घटने से फिक्स कॉस्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो इकाई जितनी भी होगी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 75 होगी। इसी तरह हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल लागत है जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर लेंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस करने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी। तो जब हम 75 में से 75 माइनस करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी। 95 में से 75 माइनस करेंगे तो 20 होगा, यानी कि 95 में से 75 माइनस करने से 20 होगा। 110 में से जब हम 75 माइनस करेंगे तो हमारा 35 होएगा। और इसी तरह जब 155 में से हम 155 में से जब हम 75 माइनस करेंगे 155 में से जब हम 75 माइनस करेंगे तो हमारा 80 होगा। इस तरह हमने टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। हम एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड में क्यू, यानी कि जो भी टोटल फिक्स कॉस्ट आई है हमें उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 75 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 होगा।
75 को 1 से डिवाइड करने पर 75 होगा, 75 को 2 से डिवाइड करने पर 37.5 होगा और 75 को 3 से डिवाइड करने पर 25 होगा। इसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब हमें निकालनी है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट में 0 ही होगा, 0 को 0 से डिवाइड करेंगे, फिर आगे 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 होगा, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 होगा और आगे जब हम 80 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 26.66 होगा। इस तरह हम इस टेबल को पूरा कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 15, पूर्ति में वृद्धि के कारण बताइए। पूर्ति का मतलब प्रोडक्शन को कब बढ़ाया जा सकता है? जब उत्पादन की लागत कम आए। एक प्रोड्यूसर की अगर उत्पादन की लागत कम आएगी तो उसको उत्पादक को फायदा होगा, जिससे वो पूर्ति को बढ़ाएगा। फर्मों की संख्या में इंक्रीज हो, यानी कि जो भी उत्पादन करने वाली फर्म है अगर उनकी संख्या बढ़ जाएगी तब भी पूर्ति में वृद्धि होगी। इसी तरह अगर करों में कमी होगी, करों में कमी होने से उत्पादक को प्रॉफिट मिलेगा, जिससे भी पूर्ति में वृद्धि होगी। अगर प्रोड्यूसर को ये पता है कि कीमतों में वृद्धि होगी भविष्य काल में, तो उनका प्रोडक्शन वो शुरू कर देंगे। अगर ये लगता है कि आगे अगर कोई और उसको प्रॉफिट मिलता है तब भी वो कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है तो वो पूर्ति में वृद्धि कर देगा। हमें ये समझ लेना चाहिए पूर्ति में वृद्धि का मतलब है उस वस्तु की कीमत में वृद्धि के अलावा या कमी के अलावा किसी अन्य तत्व की वजह से जब पूर्ति में वृद्धि होती है या चेंज होता है तो उसे हम पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। और पूर्ति में विस्तार तब होता है जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जिससे पूर्ति को बढ़ाया जाता है तो उसे पूर्ति में विस्तार कहते हैं। तो जो पूर्ति में वृद्धि होती है वो अन्य तत्वों की वजह से होती है, जैसे लागत में कमी आने से, फर्मों की संख्या में वृद्धि होने से या टैक्सों में कमी होने से। सरकार अगर टैक्स कम लगाएगी तो उत्पादक को फायदा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 मांग का नियम क्या है? मांग वक्र के ऋणात्मक होने के कारण बताइए। मांग का नियम हमें यह बताता है कि अन्य तत्व यानी कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में और उसकी मांगी गई मात्रा में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। सेम अगर प्राइस कम होता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो नेगेटिव रिलेशन होता है किसी भी वस्तु की कीमत में और उसकी मात्रा में। इस नेगेटिव रिलेशन को ही हम मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम लागू होने के अलग अलग कारण हैं और मांग वक्र है वो नेगेटिव स्लोप का होता है, जिसके कारण होते हैं। एक तो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक आयु का उत्पादन करते हैं तो उनसे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो कम होना शुरू हो जाती है। दूसरा है आय प्रभाव। आय प्रभाव का मतलब ये होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की जो आय है वो कम हो जाती है, वास्तविक आय। ऐसे ही जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। तो बढ़ी हुई वास्तविक आय से वो ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड करता है और जब उसकी वास्तविक आय घट जाती है तो वो कम वस्तुओं की मांग करता है। इसकी वजह से भी जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव स्लोप का होता है। सेकंड होता है उपभोक्ता समूह के आकार में चेंज होता है। जब भी प्राइस कम हो जाता है तो नए ग्राहक शामिल हो जाते हैं जो पहले उस वस्तु को महंगी होने की वजह से खरीद नहीं पाते थे। और सेम अगर प्राइस बढ़ जाता है तो कुछ जो ग्राहक हैं वो उस वस्तु का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। और लास्ट में है विभिन्न प्रयोग। जब किसी वस्तु का प्राइस कम होता है यानी कि वो सस्ती हो जाती है तो उपभोक्ता है उस वस्तु का प्रयोग अलग अलग तरह से करना शुरू कर देता है। जैसे दूध है, अगर सस्ता हो जाता है तो उसके हम मिठाई बनाने में प्रयोग करते हैं, लेकिन वही दूध अगर महंगा हो जाता है तो उसको हम सिर्फ चाय बनाने में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह जो मांग का नियम लागू होता है। और मांग के ऋणात्मक होने के जो कारण हैं वो इस तरह हैं। एक है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, दूसरा आय प्रभाव, तीसरा प्रतिस्थापन प्रभाव, चौथा उपभोक्ता समूह का आकार और पांचवा है विभिन्न प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मांग की कीमत लॉस से क्या अभिप्राय है? वस्तु की कीमत 4 प्रति इकाई से बढ़कर 5 प्रति हो जाने पर उसकी मांग इकाई 20 इकाइयों से घटकर 10 इकाई रह जाती है। कुल वह विधि द्वारा मांग की लॉस ज्ञात कीजिए। मांग की कीमत लॉस से अभिप्राय है कि किसी वस्तु की कीमत में चेंज होने से उसकी मांग में कितना चेंज होता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन
प्राइज में कितने परसेंट चेंज होने से क्वांटिटी में जो चेंज होता है उसे हम कीमत लोच कहते हैं। और जो व्यय विधि है वो टोटल एक्सपेंडिचर को मानती है। प्राइज में और चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर प्राइस के कम या ज़्यादा होने पर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो उसे हम इकाई लोचदार कहते हैं। लेकिन अगर प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है और प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो उसे हम इकाई लोचदार कहते हैं। इसी तरह अगर जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है और कुल व्यय भी बढ़ जाता है तो उस सिचुएशन में जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो उसे मांग की लोच को हम कम लोचदार कहते हैं, यानी कि इकाई से कम लोचदार कहते हैं। तो अब हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कर लेते हैं। जो प्राइस है वो पी है से डिनोट करते हैं, वो पहले है वो 4 दे रखा है। P1 है वो हमारा 5 है, यानी कि जो कीमत है वो 4 से बढ़कर 5 हो जाती है। जो क्वांटिटी है वो पहले 20 है, 20 से घटकर 10 हो जाती है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा, टोटल एक्सपेंडिचर होता है P/Q। तो पहले जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 80 है और फिर बाद में जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़कर, तब टोटल एक्सपेंडिचर जब कीमत बढ़ती है तो टोटल एक्सपेंडिचर है घटकर 50 हो जाता है, क्योंकि 10 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो कीमत बढ़ रही है, 4 से 5 हो रही है, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो घट रहा है। नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसलिए जो मांग की जो लोच होगी वो इकाई से अधिक होगी। इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्ति की कमी, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति का संकुचन और पूर्ति के जो विस्तार है सचित्र समझाइए। तो हम ये देख लेते हैं, जो भी पूर्ति में कमी होती है वो किसी भी वस्तु की जो मात्रा है यानी कि पूर्ति है वो कीमत के अलावा चेंज होने की वजह से, अगर कीमत के अलावा अन्य तत्वों की वजह से पूर्ति में की जो मात्रा है वो घट जाती है तो उसे हम पूर्ति की कमी कहेंगे। पूर्ति में वृद्धि भी, अगर कीमत में चेंज न होने से, अन्य तत्वों में चेंज होने से जब पूर्ति बढ़ जाती है तो उसे हम पूर्ति में वृद्धि कहेंगे। पूर्ति का संकुचन होता है, किसी वस्तु की जो कीमत है अगर वो घट जाएगी तो उसकी जो मात्रा है पूर्ति है वो भी घट जाएगी, उसे हम पूर्ति का संकुचन कहेंगे। और पूर्ति का विस्तार, किसी वस्तु की जो कीमत है अगर बढ़ जाती है और पूर्ति में भी बढ़ोतरी होती है, यानी कि पूर्ति है वो भी इंक्रीज हो जाती है, तो हम पूर्ति का विस्तार कहेंगे। तो इसे हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। पूर्ति में जब वृद्धि होती है तो जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट की तरफ चला जाता है, जो इसे हम शिफ्टिंग बोलते हैं। और जब पूर्ति में वृद्धि होती है, जो सप्लाई कर्व है SS, वो हमारा दाईं तरफ खिसक जाता है। जबकि पूर्ति का संकुचन और पूर्ति के विस्तार में जो सप्लाई कर्व है वो सिर्फ शिफ्ट नहीं होता, सिर्फ एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूवमेंट करता है। पूर्ति के विस्तार में जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो जो पूर्ति वक्र है वो उसका जो पॉइंट है वो संचरण हो जाता है, यानी कि एक ही पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही पूर्ति का जब संकुचन होता है तो वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन वक्र वही रहता है, पूर्ति वक्र सेम वक्र पे होता है। लेकिन जब पूर्ति में कमी या वृद्धि होती है तो जो पूर्ति वक्र है वो शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें किसी समरूप वस्तु के बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारे क्रेता होते हैं और प्रत्येक विक्रेता और क्रेता को पूर्ण ज्ञान होता है। ये सारी की सारी जो विशेषता होती हैं वो पूर्ण प्रतियोगिता की होती हैं। फर्म अपनी मर्जी से प्रवेश भी कर सकती हैं और उद्योग को छोड़ भी सकती हैं। कीमत होती है वो उद्योग द्वारा निर्धारित होती है और जो निर्धारण होता है वो वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा होता है। जो फर्म होती है वो कीमत स्वीकारक होती है और इस वजह से जो फर्म है उसमें जो AR होता है और MR होता है वो OX के पैरेलल होता है, समान कीमत होती है। जो फर्म है वो कीमत स्वीकारक होती है और जो उद्योग है वो कीमत निर्धारक होता है। आगे क्वेश्चन समष्टि अर्थशास्त्र के। क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित समय अवधि पर मापी जाने वाली मात्रा को कहते हैं वस्तुएं, प्रवाह, स्टॉक, निम्न में से कोई नहीं। तो निश्चित अवधि पर हम जब मापते हैं तो उसे हम प्रवाह कहते हैं, जबकि अगर एक पॉइंट पर मापा जाता है तो उसे हम स्टॉक कहेंगे। तो जो आंसर होगा वो B होगा, फ्लो यानी कि प्रवाह। एक निश्चित समय अवधि पर जो बात मापी जाती है उसे हम फ्लो बोलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19, भारत में राष्ट्रीय का अनुमान कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण सैंपलन यानी कि NSSO, ये सभी। तो भारत में जो राष्ट्रीय का अनुमान किया जाता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, CSO द्वारा। RBI सिर्फ मौद्रिक प्रणाली को नियंत्रित करता है और जो NSSO है वो रोजगार संबंधी डाटा इकट्ठे करता है। तो जो आंसर होगा वो A होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1940, 1935, 1950, 1920। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। जो आंसर होगा वो B होगा, 1935। क्वेश्चन नंबर 21, सही समीकरण ढूंढिए। APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, जो कि रोंग है। APC डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा C, ये भी रोंग है। APC डेल्टा वाई अपॉन C, ये भी गलत है। APC होता है C अपॉन वाई, तो जो आंसर होगा वो D होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भुगतान शेष के आर्थिक स्रोतों को निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में बांटा जाता है? दृश्य मदे, अदृश्य मदे, पूंजी अंतरण, उपरोक्त सभी। तो भुगतान शेष में तीनों मदे शामिल होती हैं, दृश्य भी, अदृश्य, पूंजी अंतरण। तो जो आंसर होगा वो D होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, गृह क्षेत्र वस्तु और सेवाओं का डैश करता है? उपभोग या उत्पादन। तो जो गृह क्षेत्र है वो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। क्वेश्चन नंबर 24, कर सरकार को किया जाने वाला भुगतान है, ऐच्छिक या अनिवार्य है? तो कर सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान है, कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में मुद्रा जारी करने के लिए डैश विधि को अपनाया जाता है? भारत में मुद्रा जारी करने के लिए न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था को अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कारक आय अर्जित आय है, बिल्कुल सही है। घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को शामिल किया जाता है, गलत है। घरेलू आय में, राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को शामिल किया जाता है, घरेलू आय में इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो A सही है, किंतु R असत्य है। तो जो सही आंसर होगा वो C होगा। क्वेश्चन नंबर 27, छात्रवृत्ति एक राजस्व व्यय है, बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा दिया जाता हस्तांतरण भुगतान है। छात्रवृत्ति के कारण किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता, ये भी सही है। और जो R है वो A की सही व्याख्या कर रहा है। तो जो आंसर होगा वो A होगा। क्वेश्चन नंबर 28, पूर्ण रोजगार संतुलन और अल्प रोजगार संतुलन में अंतर बताइए। तो पूर्ण रोजगार संतुलन उस सिचुएशन पर होता है जब AD और जो AS है वो पूर्ण रोजगार के स्तर पर एक दूसरे के बराबर होती हैं। जो AD और AS है वो एक दूसरे को पूर्ण रोजगार के स्तर पर काटती हैं। पूर्ण रोजगार प्राप्त होने पर जो हमारा AS वक्र है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, यानी कि प्राइस के कम या ज़्यादा होने पर रोजगार को बढ़ाने से भी प्राइस बढ़ भी जाएगा, लेकिन पूरा रोजगार होने के बाद जो AS है उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। वो पूर्ण रोजगार की सिचुएशन में OY के पैरेलल हो जाता है AS। तो AD वक्र अगर AS वक्र को पूर्ण रोजगार के स्तर पर काट रहा है तो उसे हम पूर्ण रोजगार संतुलन कहेंगे। लेकिन अगर अल्प रोजगार संतुलन होगा तो जो AD है वो पूर्ण रोजगार से पहले AS को कट करती है, तो उसे अल्प रोजगार संतुलन कहते हैं, क्योंकि रोजगार तब तक इकोनॉमी में प्राप्त नहीं होता है। आगे अथवा में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाए तो आय में कितनी वृद्धि होगी? तो इसको हम निकाल सकते हैं। MPC की जो वैल्यू है वो 1.2 दे रखी है, तो हमें आय में होने वाली वृद्धि का अनुमान लगाना है। तो गुणक का फॉर्मूला लगाकर हम निकाल सकते हैं। अगर MPC हमारी 1/2 है, यानी कि MPC की जो वैल्यू है वो 1/2 है, जिसको हम बोल सकते हैं 0.5, यानी कि आधी है। और जो गुणक का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/1 माइनस MPC। तो इस तरह जो गुणक के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1/1 माइनस MPC, एक होता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में जो चेंज हुआ है उसको हम गुणक कहते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। K इक्वल है 1/1 माइनस MPC। MPC की वैल्यू है वो 1/2 है, यानी कि 0.2 है। तो वैल्यू रखने के बाद 1 माइनस 1/2 यानी कि 0.5। तो 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 होगा। पॉइंट हटाने के लिए 10 ऊपर चला जाएगा, 10/5, तो यानी 2। जो गुणक की वैल्यू है वो 2 है।
अब क्योंकि जो गुणक है वो होता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो के की वैल्यू 2 अभी हमने निकाल ली है। इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हुआ है वो 100 करोड़ का है। इनकम में हमें निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर डेल्टा वाई इक्वल हो जाएगा 200 करोड़। तो 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। जब अगर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो इनकम में 200 करोड़ का वृद्धि होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, व्यापार शेष और भुगतान शेष में कोई 3 अंतर बताइए। जो व्यापार शेष है उसमें केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान शेष में दृश्य मदे, अदृश्य मदे और पूंजी अंतरण तीनों को शामिल किया जाता है। व्यापार शेष संकुचित धारणा है, भुगतान शेष विस्तृत धारणा है। व्यापार शेष भुगतान शेष का ही एक भाग है। व्यापार शेष में अगर कोई चेंज होता है, यानी कि व्यापार शेष अगर प्रतिकूल होता है तो भुगतान शेष की वजह से उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन भुगतान शेष अगर प्रतिकूल हो जाता है तो व्यापार शेष की मदद से उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी भुगतान शेष है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है, किसी देश के बारे में सही इमेज, सही पिक्चर के बारे में हमें बताता है, आर्थिक लेन देन के बारे में हमें बताता है, जबकि जो व्यापार शेष है वो एक संकुचित धारणा है। क्वेश्चन नंबर 30, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कोई 4 लक्षण बताइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो नियंत्रण होता है वो बाजार शक्तियों द्वारा होता है। किसी भी वस्तुओं का जो निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति द्वारा होता है, यानी कि जो भी कंट्रोल होता है अर्थव्यवस्था पर वो बाजार का होता है। जो उपभोक्ता है वो प्रभु होता है, उपभोक्ता प्रभुत्व होती है। उपभोक्ता जो चाहे उसके अकॉर्डिंग ही उत्पादन होता है। निजी संपत्ति का अधिकार होता है, और लास्ट में सरकार का जो नियंत्रण होता है काफ़ी कम होता है। अथवा में जो क्वेश्चन है अंतिम वस्तु और निजी मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच में अंतर बताना, तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन हो चुका होता है, वो उत्पादन सीमा को पार कर चुकी हैं, जबकि जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं वो उत्पादन सीमा के अंदर होती हैं, अभी उनमें उत्पादन होना बाकी है, यानी कि मूल्य वृद्धि होनी उनमें बाकी है। अंतिम वस्तुओं की मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रयोग की जाती है। मध्यवर्ती वस्तुओं को हम कच्चे माल के रूप में देखते हैं, और मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग अंतिम वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करते हैं तो अंतिम वस्तुओं को उसमें शामिल किया जाता है, लेकिन मध्यवर्ती वस्तुओं को उसमें शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 31, न्यून मांग को ठीक करने के राजकोषीय नीति बतानी है। राजकोषीय नीति वो नीति होती है जो सरकार की कर और सरकार के जो राजस्व खर्च है उनके बारे में बताती है कि जो कर में कैसे कमी कर सकती है, या आर्थिक मदद देकर कैसे न्यून मांग को ठीक करती है। न्यून मांग वे सिचुएशन होती है जिसमें जब एग्रीगेट डिमांड है वो पूर्ण रोजगार के लिए जितनी मांग चाहिए उससे कम होती है और एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है। तो न्यून मांग को तब ठीक किया जा सकता है जब लोगों के पास पैसे हों, और तो इसलिए जो सरकार है वो कर में कटौती करती है और सरकार निर्माण कार्यों पर ज़्यादा खर्च करती है। इस समय जो सरकार है वो घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था अपना कर सरकार नए नोट छापती है, जिससे लोगों के पास पैसे होते हैं, उनके पास जो क्रय शक्ति है वो बढ़ जाती है और न्यून मांग ठीक हो जाती है। इस तरह सरकार न्यून मांग को ठीक करने के लिए करों में कटौती करती है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है, सार्वजनिक ऋण में कमी करती है, ताकि लोगों के पास पैसे हैं वो हो जाए, और घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है। जब भी सरकार के खर्चे बढ़ेंगे तो लोगों की जो आय है वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कर किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों में कोई 3 अंतर बताइए। कर क्या है। कर एक अनिवार्य भुगतान है जो सरकार को दिया जाता है। ये सरकार परिवारों पर भी लगा सकती है, फर्मों पर भी लगा सकती है। कर एक ऐसा आवश्यक भुगतान है जो सरकार को परिवारों, फर्मों या संस्थागत इकाइयों द्वारा दिया जाता है। इसके बदले में किसी भी प्रकार की सेवा की इच्छा नहीं की जा सकती। बदले में आपको कोई सेवा मिल भी सकती है या नहीं भी, लेकिन कर प्रत्येक व्यक्ति को चुकाना पड़ता है जिस पर कर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष में अंतर, प्रत्यक्ष कर उसी व्यक्ति को देना पड़ता है जिस पर ये कर लगाया जाता है, यानी कि कराघात और करापात प्रत्यक्ष कर पर सेम ही होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर किसी दूसरे व्यक्ति पर डाला जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर लगाया किसी और व्यक्ति पर जाता है, लेकिन देना किसी और को पड़ता है। प्रत्यक्ष कर जैसे कि आयकर होता है, आयकर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को देना होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर जैसे कि बिक्री कर, ये लगाया किसी और पर जाता है। मान लो किसी दुकान पर लगाया जाता है बिक्री कर, लेकिन दुकानदार इसको आगे
उपभोक्ताओं को टाल देता है, यानी कि जो भी उपभोक्ता उस वस्तु को यूज़ करता है तो उत्पादक या बिक्री करने वाला जो विक्रेता है उससे ले लेता है। तो जो अप्रत्यक्ष कर है उसमें कराघात और करापात दोनों अलग अलग होते हैं। अप्रत्यक्ष कर में करों के भार को टाला जा सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष कर में करों के भार को टाला नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 राष्ट्रीय मापने की आय विधि बताइए। आय विधि वह विधि है जिसमें एक लेखा वर्ष में उत्पादन के जितने साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, उनको मिलने वाली साधन आय को जोड़ते हैं। तो राष्ट्रीय मापने की जो आय विधि है उसमें हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष और मिश्रित आय को हम जोड़ते हैं तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलता है। इसमें हम विदेशों से प्राप्त होने वाली साधन आय को जोड़ देते हैं तो हमारी शुद्ध राष्ट्रीय आय निकल जाती है। जो आय विधि है उसमें सबसे पहले हम जो उत्पादन करने वाली जो इकाइयाँ हैं उनको हम देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, जितना भी उत्पादन हुआ है उनको हम मेजर करते हैं। तो आय विधि में हम सबसे पहले कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी कि वेतन है या उनको सामाजिक सुरक्षा में जो योगदान है उनको प्लस करते हैं। प्लस में प्रचालन अधिशेष में हम लगान, ब्याज, इन सभी को शामिल करते हैं। साथ में मिश्रित आय, जब हम इनको प्लस कर लेते हैं तो हमें साधन कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलता है। उसमें हम विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो जिससे हमारी राष्ट्रीय आय निकल जाती है। अथवा में क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल न होने वाली मदें, तो जो हस्तांतरण आय है उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। गैर कानूनी कार्यों से जो आय मिलती है उसको राष्ट्रीय आय में हम शामिल नहीं करते। पुरानी वस्तुओं को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। अचानक से जो आय प्राप्त होती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। स्वयं उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। इस तरह निगम कर, लाभ कर या वितरित लाभ है अगर अलग अलग दे रखे हैं तो हम सिर्फ लाभ को मेजर करते हैं। उपहार कर, मृत्यु कर, संपत्ति कर, ये हस्तांतरण भुगतान है, इसको भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 24 मुद्रा से क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य कार्य है। मुद्रा से अभिप्राय कोई भी ऐसी वस्तु से है जो विनिमय का काम करती हो, लेन देन का काम करती हो। तो मुद्रा के अलग अलग कार्य हैं जिसको हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्य में बांटते हैं। प्राथमिक कार्य में विनिमय के माध्यम के रूप में और मूल्य के मापदंड के रूप में ये काम करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य क्या है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है, इसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। इसके कार्य हैं, केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई बैंक है, नोट छापने का अधिकार है वो आरबीआई के पास होता है। मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने का अधिकार भी आरबीआई के पास होता है। आरबीआई बैंकों का बैंक है। पूरी जो व्यापारिक बैंक है उनको कंट्रोल करने का अधिकार भी आरबीआई के पास होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।